स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ से रांधा शेखर। इस वक्त सुशांत केस से जुड़ी बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट में रिया ने दायर किया हलफनामा। हलफनामे में रिया ने सीबीआई जांच का विरोध किया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में रिया ने हलफनामा दायर किया है, सीबीआई जांच का विरोध किया है। बिहार पुलिस को जांच का अधिकार नहीं है, ये कहा गया रिया की तरफ से। मीडिया ट्रायल को लेकर सुप्रीम कोर्ट से रिया ने अपील की है। 2G और तलवार केस का हवाला दिया है रिया चक्रवर्ती ने। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। सुशांत मामले से जुड़ी हुई रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है और सीबीआई जांच का विरोध हलफनामे में किया गया है। साथ ही रिया ने यह कहा है कि बिहार पुलिस को इस मामले में जांच का कोई अधिकार नहीं है। मीडिया ट्रायल को लेकर सुप्रीम कोर्ट से अपील भी की गई है। साथ ही 2G और तलवार केस का हवाला इस हलफनामे में रिया चक्रवर्ती की तरफ से दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि ईडी लगातार पूछताछ कर रही है रिया चक्रवर्ती से, भाई शौविक चक्रवर्ती से और पिता से भी, साथ ही साथ मैनेजर श्रुति मोदी से भी पूछताछ की जा रही है। और सिद्धार्थ पिठानी भी सवालों के घेरे में है। कई सवालों के जवाब उनसे भी लेने हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और इन सबके बीच ये बड़ी खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट में रिया की तरफ से हलफनामा दाखिल किया गया है और हलफनामे में रिया ने सीबीआई जांच का विरोध किया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि बिहार पुलिस को जांच का अधिकार नहीं है। मीडिया ट्रायल को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई है। 2G और तलवार केस का इस मामले में हवाला दिया गया है रिया चक्रवर्ती की तरफ से। तो बड़ी खबर, आज दूसरा मौका है जब रिया और रिया के भाई पिता ईडी के सामने उपस्थित हुए हैं। पूछताछ चल रही है। दरअसल काफी लंबे समय से ये मांग चल रही थी कि इतने दिन बीत चुके हैं, मुंबई पुलिस किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पा रही है। इस मामले में जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है और मुंबई पुलिस एक तरफा जांच कर रही है, पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश नहीं कर रही। और उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया था कि इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई देखेगी। और एक तरफ सीबीआई इस मामले की जांच में जुटी हुई है, दूसरी तरफ अब जो है ईडी की टीम भी पूछताछ लगातार कर रही है। न्यूज 18 दिल्ली संवाददाता सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ गए, उनसे लेंगे अपडेट। सुशील, आपसे ही जानना चाहूंगी, रिया की तरफ से हलफनामा दायर किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। आप जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से रिया चक्रवर्ती की तरफ से एक नया हलफनामा दाखिल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। और अपने हलफनामे में रिया चक्रवर्ती ने कई बातें कही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, रिया चक्रवर्ती ने जो सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है उसका विरोध किया है। उसके साथ साथ रिया चक्रवर्ती की तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया गया उसमें कहा गया है कि जिस तरह मीडिया ट्रायल किया जा रहा है उनको लेकर और उनको बाकायदा आरोपी बनाया गया है, दोषी बनाया जा रहा है, इस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट विचार करे। उन्होंने महत्वपूर्ण बात एक अपने हलफनामे में यह शामिल की स्निग्धा की, उन्होंने कहा कि दुखद है कि सुशांत सिंह राजपूत बिहार से हैं और चूंकि बिहार में आने वाले दिनों में चुनाव है इसलिए इस पूरे मामले को तूल दिया जा रहा है। जबकि पिछले 30 दिनों में 2 अभिनेता फिलहाल उन्होंने सुसाइड किया है। एक तो समीर शर्मा है और एक और भाखरू करके नाम उन्होंने अपने हलफनामे में शामिल किया है। उन 2 अभिनेताओं ने सुसाइड किया है, लेकिन इस पर मीडिया चुप है। सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में मीडिया लगातार उन्हें दोषी बना रहा है, जिसकी वजह से वो काफी दुखी हैं। फिलहाल उन्होंने ईडी की जांच पर और सीबीआई की जांच पर भी विरोध जताया। उन्होंने कहा है कि दिन के उजाले में कुछ भी जांच कर ले सीबीआई और ईडी, लेकिन उनको कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने ये कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जांच के लिए आदेश जारी करता है तो वो इसमें सहयोग करेंगी, लेकिन जुरिडिक्शन जो हो वो मुंबई ही होना चाहिए, यानी कि सीबीआई के जांच का दायरा मुंबई में होना चाहिए। जो न्यायालय में इस मामले में ट्रायल होगा वो मुंबई में हो। पटना वो इस मामले में नहीं जाएंगी और पटना में जांच का विरोध की है। बिहार सरकार के जांच पर एक बार फिर से सवाल खड़ा किया है रिया चक्रवर्ती ने। अपने हलफनामे के मुताबिक उन्होंने कहा है कि बिहार की पुलिस ने अपने जुरिडिक्शन से बाहर आकर इस मामले में जांच किया है जो गलत है।
फिलहाल इस मामले में रिया चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट के सामने यह भी कह रही हैं कि 2G और आरुषि तलवार जैसे मामले ऐसे हैं जिसमें मीडिया ने दोषी तो पहले उन लोगों को करार दे दिया था, लेकिन बाद में जब ट्रायल चला स्निग्धा तो उन्हें दोषमुक्त किया गया। तो ऐसे पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट विचार करे, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक बात जरूर मानी और यह कहा कि सीबीआई अगर इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक इस मामले में जांच करे। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इजाजत देता है सीबीआई जांच की तो इस मामले में सहयोग करेंगी, लेकिन फिलहाल अपनी तरफ से रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई जांच का विरोध किया है, ईडी के जांच का कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती एक बार फिर से बैकफुट पर नजर आ रही हैं और घबराई हुई सी नजर आ रही है, क्योंकि मुंबई पुलिस जब तक इस मामले की जांच कर रही थी तब तक कुछ भी निकलकर सामने नहीं आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि बचाव रिया चक्रवर्ती का किया जा रहा है, इस पूरे मामले का तह तक पहुंचने की कोशिश नहीं की जा रही थी। अब एक बार फिर से कुछ यही लग रहा है कि डरी हुई घबराई हुई है रिया चक्रवर्ती, जिस तेज गति से इस मामले की जांच हो रही है, ईडी पूछताछ कर रही है, सीबीआई इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। जी देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जिस तरह अब रिया चक्रवर्ती के द्वारा सुशांत सिंह राजपूत के हैंडराइटिंग को बाहर किया जा रहा है, उनके वकील के माध्यम से रिया चक्रवर्ती खुद अपनी बातें सामने रख रही हैं। अब जब इस मामले में इन्वेस्टिगेशन तेजी से हो रही है तो निश्चित रूप से रिया चक्रवर्ती घबराई हुई है। रिया चक्रवर्ती ने अपने हलफनामे में ईडी के द्वारा जो पहले दिन उन्हें समन किया गया था उसकी कॉपी को भी उन्होंने संलग्न किया है सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में। उन्होंने कहा है कि जिस तरह जांच तेजी से की जा रही है उसका कहीं ना कहीं एंगल बिहार के चुनाव से जोड़ा है उन्होंने। तो ये एक साफ मामला है कि देखिए, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जिस तरह सीबीआई जांच कर रही है और जिस तरह ईडी ने नए नए खुलासे किए हैं, फाइनेंशियली ट्रांजैक्शन को लेकर खुलासे किए हैं, उससे रिया चक्रवर्ती जरूर घबराई हुई हैं और इसीलिए उन्हें दोबारा एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना पड़ा, जिससे वो सुप्रीम कोर्ट को यह सहमत कर पाए कि आखिर उनकी जिज्ञासा क्या है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में चल चुकी है। ईडी और सीबीआई की जांच पर सवाल बिल्कुल नहीं खड़ा किया जा सकता है, क्योंकि कई ऐसे मामले स्निग्धा देखे गए हैं जहां पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मामला है, हाई प्रोफाइल का मामला होता है, वहां पर ईडी खुद जांच करती है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछली सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट कर दिया था और यह कहा था कि चूंकि सुशांत सिंह राजपूत एक मजे हुए कलाकार थे और एक टैलेंटेड और उभरते हुए कलाकार थे और उनकी इस तरह रहस्यमयी जो मौत हुई है वो बेहद चौंकाने वाली है और इस मामले में जांच पूरे अच्छे तरीके से होनी ही चाहिए। सुशील, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। और निश्चित रूप से इस पूरे मामले में बड़ी खबर यह भी आ रही है कि सीबीआई और ईडी की रडार पर 3 कंपनियां हैं। गुरुग्राम की कंपनी में हिस्सेदारों से अब पूछताछ होगी। 3 कंपनियों से सुशांत का ताल्लुक बताया जा रहा है। मुंबई में 2 कंपनी है और एक कंपनी जो है वो गुरुग्राम में है। गुरुग्राम की कंपनी में रिया शौविक नहीं है किसी तरह से हिस्सेदार। अप्रैल 2018 में गुरुग्राम में यह कंपनी बनाई गई थी। तो अब 3 कंपनियों में जिससे सुशांत का ताल्लुक था जांच की जाएगी। मुंबई में 2 कंपनी है, एक कंपनी गुरुग्राम, लेकिन गुरुग्राम वाली कंपनी से कोई ताल्लुक रिया और शौविक का नहीं है। इधर सुशांत केस में रिया एंड फैमिली से आज ईडी पूछताछ कर रही है। मुंबई के ईडी दफ्तर में रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक, उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, मैनेजर श्रुति मोदी से पिछले 5 घंटे से पूछताछ चल रही है। सुशांत केस में सिद्धार्थ पिठानी से भी पूछताछ होगी। वहीं रिया के सीए रितेश शाह भी ईडी दफ्तर में हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। 15 करोड़ रुपए के लेन देन को लेकर रिया ने पहली बार पूछताछ के दौरान 7 अगस्त को अधिकारियों को संतोषजनक जवाब नहीं दिया था। ऐसे में इस बार दूसरी बार रिया से कड़ी पूछताछ की जा रही है और जहां पर भी संशय लगा वहां दोबारा से पूछा जा रहा है डिटेल में। रिया और उनके सीए का बयान में दरअसल अंतर की वजह से ईडी दोनों को आज आमने सामने बिठाकर पूछताछ भी कर सकती है। और सुशांत केस में जांच के लिए पहुंचे पटना सिटी एसपी और अन्य जांच कर्मियों को क्वारंटाइन करने पर भले ही कोर्ट ने बीएमसी के प्रति नाराजगी जताई हो, लेकिन मुंबई की मेयर अभी भी जनता की हिफाजत की दुहाई देते हुए कह रही हैं कि अगर सीबीआई के अधिकारी मुंबई आते हैं तो पहले उन्हें 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन पर भेजा जाएगा। तरफ सीबीआई के पास ये मामला जाने वाला है सुशांत सिंह राजपूत का, क्या सीबीआई के अधिकारी आते हैं तो उनके लिए भी ये नियम लागू रहेगा? एक तो ये मेरे काम का भाग नहीं है, लेकिन मुझे यही एक समझ में सबके समझ में जाना चाहिए
कोई भी आए तो भी उसके लिए बीएमसी की एसओपी सेम रहे। तो बीएमसी की मेयर को आप सुन रहे थे, मुंबई के मेयर को, जो ये कहती हैं कि अगर सीबीआई भी आती है तो क्वारंटाइन किया जाएगा। इधर शिवसेना सांसद संजय राउत सुशांत केस को सीबीआई के हैंडओवर होने की बात से लगातार बयान दे रहे हैं। आज एक बार फिर संजय राउत ने 3 ऐसे बयान दिए जो एक माननीय सांसद को शोभा नहीं देते। संजय राउत ने बिहार पुलिस की जांच के साथ ही बिहार की न्याय प्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं ब्लैक मनी से चुनाव लड़ने की बात भी कही है। देखिए, सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की तो अब उनकी मजबूरी है। सीबीआई केंद्र सरकार की एजेंसी है, केंद्र सरकार की अपनी मजबूरी होती है ऐसे मामले में। बिहार सरकार ने सिफारिश कर दी, बिहार सरकार का कोई संबंध नहीं है। हाँ, हमारे आंगन में, मेरे आंगन में तुम्हारा क्या काम है, ऐसा ही है ना। ये तो किसके ऊपर एफआईआर दर्ज करेंगे? अन्याय करना किसी के ऊपर, किसी को पकड़ के जेल में डालना है, ऐसा ही बिना एविडेंस। ये बिहार में होता होगा, ये बिहार में होता होगा, महाराष्ट्र में नहीं होता ऐसा। महाराष्ट्र में 100 अपराधी छूटेंगे जो हमारे संविधान में कहा है, लेकिन एक इनोसेंट आदमी को हम जेल में नहीं डालेंगे। ये हमारी एक हमेशा प्रतिष्ठा रही है। अच्छा, तो सुशांत सिंह राजपूत का ब्लैक मनी पर जी रहा था क्या? ये सुशांत सिंह के बारे में अगर बोल रहे हैं तो सुशांत सिंह जो मुंबई में इतना बड़ा आशियाना बना के रहता था, जैसे बहुत से लोग हैं, इंडस्ट्री है ये। ब्लैक मनी तो चुनाव कैसे लड़ते आप? तो आप संजय राउत को सुन रहे थे। संजय राउत बयानवीर हैं और इससे पहले कल उन्होंने बयान दिया था कि सुशांत और उसके पिता के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। शिवसेना नेता संजय राउत के बयान से सुशांत का परिवार आहत है। सुशांत के चचेरे भाई नीरज बबलू ने कहा कि वो राउत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे। के प्रति हम समझते हैं कि मेरी जो पहले से समझ थी वो उनके प्रति कुछ अच्छा ही था, लेकिन जिस तरह का वो एक फुहर वाला बयान दे रहे हैं, एक संवेदनशील मैटर में एक फुहरपनी कर रहे हैं। एक राज्यसभा सांसद हैं, एक अखबार के एडिटर हैं, और इस तरह का हल्का बयान उनको कम से कम नहीं देना चाहिए। उनको तो शर्म आना चाहिए और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। इतना मैंने आघात पहुंचाने वाला बयान, जहां करोड़ों फैंस उनको सड़ा रहे हैं, उनके पिताजी को, एक बुजुर्ग आदमी पर इस तरह का मैंने शर्मनाक आरोप लगाना, ये काफ़ी निंदनीय है। और जरूरत पड़ी तो मैं मानहानि का मुकदमा करूंगा संजय राउत जी पर। राउत ने जिस ढंग से बयान दिया है उस पर बिहार के नेताओं ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सुशांत के पिता से क्या संबंध था, नहीं क्या ये संजय राउत क्या उस पंचायती करते थे क्या उनके परिवार में जाके? ज्ञान के भंडार वही है क्या कि पारिवारिक संबंध कैसे थे? अरे मुंबई पुलिस क्या कर रही है, क्यों ऐसा कर रही है, क्यों नहीं कर रही है? देश ये पूछ रहा है कि इस पे बोलिए, और क्या अगर कुछ सुधार कर सकते हैं वो बोलिए, कि क्या अनाप शनाप बक रहे हो। महाराष्ट्र सरकार का शुरू से रवैया ठीक नहीं रहा है और आज भी महाराष्ट्र सरकार का रवैया जो निष्पक्ष जांच के लिए कार्य करना चाहिए वह नहीं किया जा रहा है। ये जो जांच को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी 2 शादी किए थे, इसलिए सुशांत सिंह राजपूत को नाराजगी था। मैं तो उनको बहुत विद्वान समझता था, लेकिन जो इनका भाषा जिस तरह का प्रयोग कर रहे हैं, तो मुझको लगता है मानसिक रूप से निश्चित तौर पर बीमार व्यक्ति इस तरह का भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। तो बिहार के राजनीतिक दल के नेता खासे नाराज, और आइए सुनते हैं कि आखिर संजय राउत ने ऐसा क्या कह दिया जिससे बिहार की राजनीति गर्मा गई है। ये मेरी जानकारी है और ये सच। उनके फैमिली में क्या चल रहा था वो भी एक जांच का, वो बिहार में खास। कितने बार सुशांत अपने पिता को मिलने गया था पटना में, आप देखिए उतना आप प्यार, जो आपको शौक, हाँ सदमा, ये सब शब्द मैंने देखे हैं उनके। मुझे संवेदना है पिता के बारे में, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी है जो सच, वो सच आप सामने आएगा। इससे डर से कोई इस प्रकार से जांच को गुमराह करने की कोशिश क्या कोई कर रहा है? अगर है तो मुंबई पुलिस ये षड्यंत्र को पर्दाफाश कर देंगे।
तो संजय राउत लगातार बयान पर बयान दे रहे हैं और इसको लेकर बिहार की राजनीति भी अब गर्मा गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अगली खबरों की। रोहतास से खबर है, जहां अमरी गांव में आपसी रंजिश में दो गुटों के लोगों के बीच हिंसक झड़प हो गई। दोनों ओर से जमकर नारेबाजी हुई। इस हिंसक झड़प में 10 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 4 महिलाएं भी शामिल हैं। सभी घायलों का इलाज सासाराम सदर अस्पताल में चल रहा है। इस मामले में दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस की टीम गांव में कैंप कर रही है। तो सासाराम की तस्वीरें जहां पर अमरी में हिंसक झड़प हुई है, आप देख सकते हैं। आपसी रंजिश में एक दूसरे पर हमला बोल दिया है लोगों ने। कई लोगों के घायल होने की खबर है। लगभग 10 के करीब लोग हैं जो कि घायल हुए हैं इस घटना में। इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। फिलहाल पुलिस जो है गांव में कैंप कर रही है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। आप देख सकते हैं किस तरह के तनाव के हालात सासाराम के अमरी में बने। बात कैमूर की खबर की, जहां एक टैंकर के पलटने के बाद ग्रामीणों में तेल लूटने की होड़ मच गई। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या महिलाएं, जिसके पास बाल्टी, हांडी, गैलन, बोतल जो मिला वही लेकर तेल लूटने के लिए पहुंच गया। मौके पर पहुंची पुलिस भी ग्रामीणों को संभालने में नाकाम रही। ये तस्वीर कैमूर की NH2 की है, जहां एक रिफाइन से भरे टैंकर के पलटने के बाद ग्रामीणों में तेल की लूट की होड़ मच गई। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या महिलाएं, सभी इस लूट में शामिल हो गए। दरअसल इस रिफाइन से भरे टैंकर के पलटते ही इससे रिफाइन गिरने लगा और ग्रामीणों में लूट की होड़ मच गई। तो कोई बाल्टी, तो कोई हांडी, तो कोई गैलन, तो कोई बोतल लेकर इस लूट के खेल में कूद पड़े। जब इसकी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन वो ग्रामीणों को संभालने में नाकाम रही। ऐसे गाड़ी घुमा के निकलने लगे तो खड्डे में गिरा, गाड़ा पलट गया। तो पूरा क्या टूट गया। लोग तेल वगैरह लूट रहे हैं? हाँ, गांव वाले लूट रहे हैं। 2-3 गांव लूट रहे हैं, छोड़ ही रहे। जितना तेल था सब लूट लिया इन्होंने। तो कोई क्या पुलिस वाले भी बुलाए हुए हैं, इनसे भी नहीं काबू आ रहे। जितना मर्जी समझाओ समझते नहीं। पुलिस वाले के बावजूद ये लोग लूट रहे हैं? नहीं मानते, जितना मर्जी समझाए कर रहे हैं ड्यूटी पुलिस वाले, फिर भी नहीं मान रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात बाढ़ से बेहाल बिहार की। बिहार के 16 जिले बाढ़ की चपेट में हैं, जिसमें वैशाली भी एक है। यहां पर नून नदी से पातेपुर का इलाका भी बुरी तरह से बाढ़ से प्रभावित है। यहां के गांव में सैकड़ों घर पानी में डूबे हुए हैं। लोग घर में ताला लगाकर सुरक्षित ठिकानों पर चले गए हैं। ऐसे में लोगों की परेशानी और सरकारी सुविधाओं का हाल जानने न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। देखिए आनंद अमृतराज की ये रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं पातेपुर विधानसभा में और नून नदी की वजह से पातेपुर के कई इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए नून नदी की वजह से कई घरों में पानी प्रवेश कर चुका है और कई पंचायत बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। और इस वक्त हम जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि घर पानी में डूब चुके हैं और लोग सुरक्षित ठिकानों की ओर निकल गए हैं। घरों में ताला लटका हुआ। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे घरों में ताला बंद करके लोग किसी तरीके से सुरक्षित दूसरे ठिकानों पर चले गए हैं। तो ये तस्वीर है पातेपुर विधानसभा की। और इस वक्त हम जहाँ पे मौजूद हैं, हम भी लगभग कमर इतने पानी में मौजूद हैं और आगे और गहराई है। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से। बाबा आपका नाम क्या है? चंदेश्वर राम। चंदेश्वर जी, क्या स्थिति है गाँव का? बुरा स्थिति है जी, बुरा स्थिति है जी। घर छोड़ करके लोग वहाँ बस रहा है। अच्छा, कोई देखने को नहीं आया है? कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो रहा है? जी ना, कोई कुछ नहीं। हा? नहीं, कोई पूछने नहीं आ रहा है? जी नहीं, कोई नहीं। हा? कोई नहीं। सर यहाँ का जनता का बुरा हाल हो चुका है। इधर उधर जाके सब अपना अपना रिलेशनशिप में बसा हुआ है और यहाँ खाने के लिए भी मतलब
आदमी के पास कुछ नहीं है, जो था घर में वो सब घर में ही रह चुका है, कुछ निकाल नहीं सके। यहाँ के ग्रामीण लोग जितने भी थे वो जहाँ तहाँ अपने घर मतलब जो अपने घर परिवार रिलेशनशिप है जो जहाँ ऊंचा जगह है वहाँ पे जाके बसे हुए तरीके से सुरक्षित देखिए तो जान बचाने के लिए सुरक्षित ठिकानों पर निकल गए। हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग आक्रोशित भी हैं और अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। और इस वक्त जो हमको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि घरों में पानी प्रवेश कर चुका है। लोग बेहद आक्रोशित है और आक्रोश की वजह भी समझी जा सकती है कि अगर किसी के घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है और नुकसान अगर होता है तो गुस्सा लाजमी है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बाढ़ प्रभावित इलाके पातेपुर विधानसभा के एक गाँव का, और ऐसे कई पंचायत में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है जिससे लोग बुरी तरीके से परेशान है। और इनकी समस्या यह है कि इन तक अब तक मदद नहीं पहुंच पाई है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पातेपुर। तो देखा आपने बाढ़ की वजह से कैसे हालात बने हुए हैं। लोगों में नाराजगी इस बात को लेकर है कि जिस मदद का दावा किया जा रहा है वो उन तक नहीं पहुंच रही है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।